राजेंद्र चोल वंश का काफी शक्तिशाली शासक था और इसी के शासन काल में हम देखते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर अपना वर्चस्व, श्रीलंका पर पूर्ण अधिकार, इधर शैलेंद्र वंश श्री विजय उस पर भी अपना पूर्ण अधिकार कर लिया। शैलेंद्र वंश जिसका राज्य का नाम श्री विजय और डायनेस्टी शैलेंद्र डायनेस्टी। इधर बर्मा म्यांमार वाला जो क्षेत्र है उसको भी। और राजेंद्र प्रथम ने पश्चिमी तट के क्षेत्र पर भी, द्वीपों पर भी अपना वर्चस्व स्थापित किया। अर्थात हम देखें तो राजेंद्र प्रथम ने इस और तो अपना साम्राज्य का विस्तार किया ही, साथ में राजेंद्र प्रथम पहला शासक था भारत का जिसने पश्चिमी द्वीपों पर भी अपना वर्चस्व स्थापित किया। राजेंद्र प्रथम और ये राजराज प्रथम, ये दो चोल वंश के काफी शक्तिशाली शासक थे। लेकिन राजेंद्र चोल के पश्चात हम देखते हैं कि जितने भी शासक हुए चोल वंश में, वो फिर उस प्रकार से शासन नहीं किया जिस प्रकार से राजराज और राजेंद्र चोल ने किया। ना ही शासन और ना ही हम देखते हैं विजय अभियान। तो राजेंद्र चोल के बाद कई चोल शासक हुए, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो चोल शासक है राजेंद्र चोल के बाद जितने भी चोल शासक है वो अंतर देशीय लड़ाई, मतलब दूसरे पड़ोसी राज्यों के साथ ही संघर्ष में व्यस्त हो जाता है। और दूसरे जो पड़ोसी राज्य हैं वो मूल रूप से देखेंगे इस समय राजेंद्र चोल के बाद जो चोलों को जो सबसे ज्यादा पड़ोसी जो परेशान किया पड़ोसी, वो था कल्याणी के चालुक्य, है ना, जिसको पश्चिमी चालुक्य कहते हैं, कल्याणी के चालुक्य। इसी ने चोलों को सबसे ज्यादा परेशान किया। राजेंद्र चोल जब तक रहा तब तक तो ये कल्याणी के चोल और चालुक्य और वेंगी के चालुक्य, पांड्य सबको दबा कर रखा, चेरों को भी दबा कर रखा। लेकिन जैसे राजेंद्र चोल की मृत्यु होती है उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं उन सबको इनके साथ संघर्ष करना पड़ता है। ये पश्चिमी चालुक्य और इधर इसको वेंगी का चालुक्य बोलते हैं, इधर पूर्वी, तो ये पूर्वी चालुक्य, ठीक है, और इधर चोल। तो इस समय हम देखेंगे तो राजेंद्र चोल के बाद, राजेंद्र प्रथम के बाद इनका मुख्य जो संघर्ष है वो इनके साथ, कल्याणी के चालुक्यों के साथ। इनके साथ भी संघर्ष है, लेकिन बाद में देखेंगे कि जो वेंगी के चालुक्य हैं वो चोलों के साथ हो लेते हैं, और फिर बाद में देखेंगे कुलोत्तुंग प्रथम तो वेंगी को चोल साम्राज्य में विलय भी कर लेता है। लेकिन इनके साथ संघर्ष चोलों का निरंतर जारी रहता है। तो अब राजेंद्र प्रथम के बाद हम देखते हैं चोल उत्तराधिकारियों की क्या स्थिति है, क्या उन्होंने योगदान दिया। राजेंद्र चोल के बाद अगला शासक हुआ राजधीराज प्रथम। राजधीराज प्रथम, फर्स्ट राजधीराज प्रथम, अगला चोल शासक राजधीराज प्रथम। इनका संघर्ष शुरू हुआ चोलों के चालुक्य शासक। इस समय देखेंगे चालुक्य शासक जिन्होंने चोलों को चुनौती दिया वो मुख्य रूप से सोमेश्वर 1, फिर सोमेश्वर 2, और फिर सबसे ज्यादा सबसे बड़ा चुनौती मिला था वो था विक्रमादित्य 6, विक्रमादित्य 6, इसने सबसे ज्यादा चुनौती दिया था। तो इस समय इनके समकालीन है सोमेश्वर प्रथम चालुक्य शासक, सोमेश्वर प्रथम चालुक्य शासक। इनके साथ युद्ध कई बार, कभी वो हारा कभी ये जीता। राजधीराज प्रथम, इसने चालुक्यों को परास्त किया तो उपाधि लिया, विजय राजेंद्र की उपाधि लेने में चोल शासक पहले नंबर पर, उपाधि विजय राजेंद्र की उपाधि ली राजधीराज प्रथम। क्यों लिया होगा? बस इनको कभी परास्त किया होगा सोमेश्वर को। इनके बीच में, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, कोप्पम का युद्ध, कोप्पम युद्ध, इन दोनों के बीच कोप्पम युद्ध। इस युद्ध में राजधीराज प्रथम ने सोमेश्वर के साथ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में ऑलमोस्ट राजधीराज को विजयी मिल चुका था, परंतु युद्ध भूमि में ही राजधीराज
मारा गया, राजधीराज मारा गया। तो राजधीराज को ना ये युद्ध भूमि में मारा गया, ध्यान रखना, युद्ध भूमि में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, और चलिए युद्ध भूमि में हाथियों में बैठकर लड़ते थे, तो हाथी में ही लड़ते लड़ते वह हाथी के पीठ पर ही मर गया। इसीलिए राजधीराज प्रथम को अनाई, तमिल का शब्द है अनाई मरुजिन, अनाई मरुजिन कहते हैं। अनाई मरुजिन का अर्थ है कि हाथी के पीठ पर ही शहीद हो गया, अनाई मरुजिन। तो युद्ध भूमि में शहीद हुआ था कौन? राजधीराज। किसके साथ लड़ता हुआ? सोमेश्वर प्रथम के साथ लड़ता हुआ मारा गया। राजधीराज युद्ध भूमि में ही मारा गया। तो इस समय राजधीराज का पुत्र राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय शासक बना। राजधीराज युद्ध भूमि में ही मारा गया। इसने विजय राजेंद्र की उपाधि, और इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। पहला चोल शासक जिसके बारे में हमें यह जानकारी मिलती है कि अश्वमेध यज्ञ किया। तो अगला शासक राजेंद्र द्वितीय, राजधीराज का ही पुत्र था। तो युद्ध भूमि में ही पिताजी इनके मारे गए। तो युद्ध भूमि में ही इसका राज्याभिषेक हुआ, है ना। युद्ध भूमि में पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न, युद्ध भूमि में राज्याभिषेक किसका हुआ था? तो राजेंद्र द्वितीय का युद्ध भूमि में ही राज्याभिषेक हुआ, और फिर इसने इस कोप्पम के युद्ध में सोमेश्वर प्रथम को परास्त कर, और इस उपलक्ष्य में इसने भी एक उपाधि लिया, पुरकेसरी। पुरकेसरी की उपाधि लिया था राजेंद्र द्वितीय। ठीक है, राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय के बाद अगला जो शासक था वो इनसे ज्यादा शक्तिशाली था। वो कौन था? तो वो था वीर राजेंद्र, और वास्तव में ये वीर था, वीर राजेंद्र प्रथम। वीर राजेंद्र काफी शक्तिशाली वीर राजेंद्र। इसने भी चालुक्यों के साथ युद्ध किया, सोमेश्वर प्रथम बार बार आक्रमण। तो सोमेश्वर के साथ इनके भी संघर्ष। तो कहते हैं कि इस समय कई बार सोमेश्वर को, मतलब चालुक्यों को इसने परास्त किया, लेकिन तब फिर से वो तैयार होकर आ जाते थे। तो इसी के द्वारा, इसी के शासनकाल के दौरान सोमेश्वर प्रथम ही, अभी इधर कई राजा आए और गए, इधर सोमेश्वर ही। सोमेश्वर प्रथम ने वीर राजेंद्र को ललकारा कि आओ युद्ध के मैदान में, है ना। कहां? कुडल संगमम, शायद ये हमारे यहाँ जैसे उत्तर भारत में तराइन का मैदान या पानीपत का मैदान, वैसे ही कुछ होगा साउथ में। इससे कुडल संगमम में आओ, हम तुमसे लड़ेंगे। युद्ध के लिए ललकारा किसने? सोमेश्वर प्रथम। तो ये भी वीर था, ये भी तैयार होकर पहुंच गया कुडल संगमम में। कहते हैं कि ये 1 महीने तक इस कुडल संगमम में युद्ध के लिए डटा रहा, लेकिन भाई साहब ये आए ही नहीं, सोमेश्वर प्रथम आए ही नहीं, आ ही नहीं पाए। कहते हैं कि बीमार हो गए थे। तो इससे इनको काफी लज्जा महसूस हुआ सोमेश्वर प्रथम को, और सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर क्या किया? डूबकर आत्महत्या कर ली सोमेश्वर प्रथम। इस तरह से कुडल संगमम में विजयी कौन हुए? बिना लड़े ही वीर राजेंद्र, क्योंकि वो युद्ध भूमि में आया ही नहीं सोमेश्वर प्रथम। और इस तरह से सोमेश्वर प्रथम जो कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक था, उसका शासक का अंत, इसने आत्महत्या कर लिया डूबकर, तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या। इसी उपलक्ष्य में वीर राजेंद्र ने इसी तुंगभद्रा नदी पर एक स्तंभ बनाया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। वाह, विजयी हुआ हमारा वीर राजेंद्र। तो इसकी उपाधि, वीर तो ऐसे ही था, इसने उपाधि लिया राजकेसरी। राजकेसरी की उपाधि इसने। तो इस तरह से चालुक्य
शासक सोमेश्वर प्रथम का अंत वीर राजेंद्र के शासनकाल में हुआ। वीर राजेंद्र ने इस समय सिंघल अर्थात श्रीलंका के विरुद्ध भी अभियान किया। इसके अलावा श्री विजय अर्थात शैलेंद्र वंश के विरुद्ध भी अभियान किया था ना। ये सारे अभियान कैसा होगा? नौसैनिक अभियान किया। इनकी नौसेना बहुत ही विकसित प्रकार का, विश्व में इस समय सबसे शक्तिशाली, इस समय की बात देखो, ये 10वीं 11वीं शताब्दी की बात, बहुत शक्तिशाली 11वीं 12वीं शताब्दी नौसैनिक अभियान किया था। सिंघल, इस समय सिंघल राजा विजय बाहु था, जबकि राजेंद्र चोल ने पूरे श्रीलंका को विजित कर लिया था। तो शायद हो सकता है कि उस समय ये सामंत मतलब एक तरह से सिंघल राजा जो है समय समय विद्रोह करता होगा, एक कुचला था। वीर राजेंद्र, वीर राजेंद्र के पश्चात अगला शासक अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र, अधिराजेंद्र यह विजयालय के द्वारा स्थापित नहीं, ये चोल वंश हमने देखा कि इसके संस्थापक कौन? विजयालय। तो विजयालय के अंतिम वंशज है ये अधिराजेंद्र। लेकिन चोल वंश समाप्त नहीं हुआ, इसके बाद भी चोल वंश चलेगा। तो वहां देखेंगे एक अलग राजवंश, चोल चालुक्य राजवंश शुरू होगा। तो अधिराजेंद्र ये विजयालय के अंतिम वंशज। कहते हैं कि इस शासक को, अधिराजेंद्र को, के समय में एक जन आंदोलन हुआ, जन विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह में भीड़ ने इसकी हत्या कर दी, अधिराजेंद्र की। ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो अधिराजेंद्र की हत्या भीड़ ने कर दिया, जन विद्रोह हुआ। मतलब राजतंत्र के काल में भी जन विद्रोह होता था। तो लोकतंत्र में तो यह स्वाभाविक है। जैसे अभी देखा हमने नेपाल में विद्रोह, बांग्लादेश में विद्रोह होगा। जब अति होगा तो होगा। कल हो सकता है हमारे यहां भी विद्रोह हो, से संभावना दिखता है। अभी हमने देखा तो कॉल्ड पप्पू को बोलने नहीं दिया गया। जब वो बोल रहा था तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता चुप करा रहा, तो बोलने देते, नहीं बोलने दिया। तो यहाँ पप्पू तो नहीं बोलने दे रहे हो, तो एक पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है कि वो जो बोल रहा है वो सही होगा। लोकतंत्र में तो विद्रोह होना स्वाभाविक है, होगा ही होगा। राजतंत्र में विद्रोह होना अस्वाभाविक, बिल्कुल एबनॉर्मल बात है। हुआ इसके साथ, अधिराजेंद्र के समय में विद्रोह हुआ और इसको भीड़ ने। तो ये विजयालय के अंतिम वंशज था अधिराजेंद्र। अब यहां से चोल शासन का जिम्मा किसके हाथ में? तो यहां से देखते हैं चोल शासन का जिम्मा एक अगला राजा होता है कुलोतुंग, कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग प्रथम। अब ये कुलोतुंग विजयालय का वंशज नहीं है तो कौन है? तो एक्चुअली में ये देखो तो ये कुलोतुंग राजेंद्र प्रथम की पुत्री, राजेंद्र प्रथम की पुत्री अभंगा, इस तरह कुछ नाम मिलता है, अभंगा थी, जिसका विवाह वेंगी के राजकुमार राजा से हुआ। और जो वेंगी का राजा था वह राजराज की पुत्री से उत्पन्न हुआ था। कुलोतुंग की माता ये थी, और ये कौन है? राजेंद्र की पुत्री, राजेंद्र प्रथम। और कुलोतुंग के पिता राजराज की पुत्री, जिसका विवाह वेंगी के चालुक्य के साथ हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो यह कुलोतुंग वेंगी का राजकुमार था, जो चोलों के यहां सेवा दे रहा था। और अधिराज की भीड़ ने हत्या कर दी और यह शासक बन गया। तख्ता पलट हुआ कि क्या हुआ? एक अस्वाभाविक बात है ना, भीड़ ने हत्या कर दिया और फिर शासक कौन बना? कोई दूसरे राजवंश का राजकुमार। हो सकता है कि इसका षड्यंत्र हो, इतिहास में ऐसा कोई जानकारी नहीं मिलती। तो अगला जो राजवंश शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं चोल चालुक्य वंश। चोल चालुक्य वंश, क्योंकि ये पूरे प्योर चोल तो था नहीं, हाँ अधिकतर हिस्सा चोल का है इसमें अंश, लेकिन चालुक्यों का भी अंश है। तो चोल चालुक्य वंश के संस्थापक हुए कुलोतुंग प्रथम।
कुलोत्तुंग प्रथम, ये लगभग 1070 से लेकर 1120 ईस्वी तक इसका शासन। तो चोल चालुक्य एरा शुरू होता है यहां से, कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम इसने राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम की जो एग्रेसिव पॉलिसी थी, विजय अभियान करो चारों तरफ विजय, उसको इसने त्याग दिया। विजय अभियान नहीं करना, तो क्या करना है, तो आर्थिक समृद्धि लाओ, व्यापार वाणिज्य करो। तो व्यापार वाणिज्य पर ज्यादा बल दिया इसने, आक्रामक नीति को त्याग दिया। इसी क्रम में देखते हैं हम कि इसी समय श्रीलंका, इसी के शासनकाल में देखते हैं श्रीलंका स्वतंत्र हो गया और कुलोत्तुंग ने इसकी स्वतंत्रता को स्वीकार भी कर लिया। और स्वीकार ही नहीं किया बल्कि इसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजा से करवा दिया, मतलब वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर दिया। इधर शैलेंद्र वंश श्री विजय, उनके साथ भी, श्री विजय राज्य के साथ भी मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर दिया। चीन के साथ व्यापारिक संबंध को बढ़ाया। कहते हैं कि इसने जिस साल इसका राज्याभिषेक हुआ उसी वर्ष इसने 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल कहां भेजा, चीन भेजा था। चीन इसने दूत मंडल भेजा, व्यापारियों का डेलीगेट्स भेजा था, जहां इन व्यापारियों ने भी कुलोत्तुंग की तरफ से चीन के राजा को बहुत सारे उपहार दिए, चीन के राजा ने भी कुलोत्तुंग को काफी सारे उपहार, आदान प्रदान हुआ और व्यापार शुरू हुआ। इसने आर्थिक समृद्धि के लिए इसने सीमा शुल्क, है ना, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ को समाप्त कर दिया, टैरिफ को समाप्त कर दिया। और इसी उपलक्ष्य में इसने सुंगम टीवर्थ की उपाधि ग्रहण किया, अर्थात सीमा शुल्क को, व्यापार कर को समाप्त करने वाला राजा सुंगम टीवर्थ की उपाधि ग्रहण किया कुलोत्तुंग प्रथम। तो ये तो व्यापार वाणिज्य, इसके अलावा आर्थिक भूमि का सर्वेक्षण कराया इसने 2 बार, एक बार नहीं 2 बार भूमि का सर्वेक्षण भी करवाया। ऐसे पहला चोल शासक राजराज प्रथम जिसने भूमि का पहली बार सर्वेक्षण कराया था, फिर राजेंद्र प्रथम ने भी कराया, और इसने तो 2 बार भूमि का सर्वेक्षण भी करवाया। ठीक है, तो इस तरह से कुलोत्तुंग प्रथम ने व्यापार वाणिज्य, आर्थिक समृद्धि पर ज्यादा बल दिया। इसने कुलोत्तुंग प्रथम, अब युद्ध भी होगा ऐसा तो है नहीं, युद्ध नहीं होगा, युद्ध किया भी इसने कलिंग के विरुद्ध, कलिंग राज्य के विरुद्ध युद्ध किया था। इस समय कलिंग क्षेत्र में कलिंग के विरुद्ध युद्ध किया। इस समय कलिंग में चोड़गंग शासक अनंतवर्मन चोड़गंग यहां का शासक था। इस शासक को इसने परास्त किया था। इसके बारे में हमें जानकारी, एक साहित्य है कलिंग तूपारिणी, बहुत प्रसिद्ध साहित्य है कलिंग तूपारिणी, तमिल साहित्य है, जिसके लेखक हैं जय गोंडार। से हमें यह जानकारी मिलती है कि कलिंग पर आक्रमण हुआ था। कलिंग तूपारिणी साहित्य किताब पुस्तक का नाम है, लेखक हैं जय गोंडार, जिसने कलिंग तूपारिणी लिखा। इस पुस्तक से हमें कुलोत्तुंग प्रथम का कलिंग विजय, उड़ीसा के राजा, कलिंग का राजा अनंतवर्मन चोड़गंग, वही जिसने जगन्नाथ मंदिर बनाया, चोड़गंग को परास्त किया। और इसी के समय में जो पूर्वी गंग है, क्योंकि पूर्वी गंग उसका अपना घर था, ये तो मामा घर था, इसका मामा घर ही बना। तो पूर्वी गंग, इसी के समय देखते हैं पूर्वी गंग जो है, पूर्वी चालुक्य चोल साम्राज्य का अंग बन गया। कुलोत्तुंग प्रथम ने पूर्वी चालुक्य अर्थात वेंगी के चालुक्यों को चोल साम्राज्य में विलय कर लिया। तो ये तो हो गया कुलोत्तुंग प्रथम, चोल चालुक्य साम्राज्य। ध्यान रखना, ये चोल चालुक्य वंश यहां से शुरू होता है, जिसका पहला शासक कुलोत्तुंग प्रथम चीन में दूत मंडल, 72 दूतों का मंडल भेजा था ना, व्यापार डेलीगेट्स। सीमा शुल्क को समाप्त किया और सुंगम तीवर्थ अर्थात सीमा शुल्क को हटाने वाला, ऐसा उपाधि भी। ठीक है, 2 बार इसने भूमि सर्वेक्षण। और पूर्वी चालुक्य अर्थात वेंगी के चालुक्य
चोल साम्राज्य का अंग बन गया। अगला शासक कुलोत्तुंग का उत्तराधिकारी हुआ विक्रम चोल। यहां से हम देखते हैं चोलों का पतन शुरू होता है विक्रम चोल के साथ से। विक्रम चोल, इसने त्याग समुद्र की उपाधि ग्रहण किया था। त्याग समुद्र। विक्रम चोल ये काफी बड़े पैमाने पर दान, मंदिरों को खूब सारे सोना चांदी दान स्वरूप देना शुरू किया। बड़े दानी था ये, अच्छी बात है दानी होना। लेकिन उस समय जब आपके राज्य में बाढ़, अकाल पड़ा हुआ है, तो उस समय आपको राहत का भी कार्य करना चाहिए, लेकिन इसने कोई राहत का कार्य नहीं किया। इससे क्या हुआ? इनकी स्थिति खराब हुई, चोलों की स्थिति खराब हुई। इस स्थिति में भी ये मंदिरों को दान देता रहा, त्याग करता रहा, खजाना खाली करता रहा, इसलिए त्याग। कुलोत्तुंग द्वितीय ये भी अपने पिता की तरह ही असहिष्णु, धार्मिक दान, सिर्फ मंदिरों को दान करता रहा। कुलोत्तुंग द्वितीय इसी ने अपनी असहिष्णुता का परिचय देते हुए चिदम्बरम, इसी मंदिर में ये सबसे ज्यादा दान करते थे, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो। इस मंदिर में गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया कि नहीं, हम तो शैव हैं। हम जानते हैं चोल शासक जितने भी हैं सब शैविज्म को, शैव धर्म को, शिव के उपासक थे। तो कि भाई वैष्णव की मूर्ति क्यों, इसलिए इसने क्या किया, कुलोत्तुंग द्वितीय ने गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। तो इसी समय, यही वो समय जब प्रसिद्ध भक्ति संत रामानुजाचार्य, वही जिसने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है, उसने फिर समुद्र से इस गोविंदराज की मूर्ति को उठाकर तिरुपति बालाजी में स्थापित किया, गोविंदराज। तो ये गोविंदराज की मूर्ति को इसने समुद्र में फेंकवा दिया था, चिदम्बरम मंदिर से निकाल। उसके बाद अगला शासक राजराज द्वितीय, कुछ नहीं। फिर राजराज द्वितीय के बाद राजधीराज द्वितीय, इन्होंने भी कुछ नहीं किया, बस शासन किया, पतन शुरू हो गया। लेकिन इस बीच एक शक्तिशाली, पुनः एक है ना शक्तिशाली शासक, एक लोकप्रिय शासक हुआ, वो था कुलोत्तुंग। फिर से कुलोत्तुंग तृतीय, या अंतिम कह सकते हैं चोल वंश का अंतिम अच्छा शासक, अंतिम महान शासक कुलोत्तुंग तृतीय। कुलोत्तुंग तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक कह सकते हैं। इसने एक मंदिर भी बनाया था, त्रिभुवन मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और इसी के शासन काल में कंबन नाम का एक तमिल कवि, तमिल साहित्यकार कंबन, जिसने तमिल रामायण की रचना की, तमिल रामायण, कंबन ने क्या किया, तमिल रामायण। किसके समय में ये लिखा गया है, कुलोत्तुंग तृतीय के समय में। ऐसे इस कंबन के तमिल रामायण का मूल नाम था रामावतारम, लेकिन ये कंबन के रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो ये कंबन का रामायण कहला, तमिल रामायण। ये कंबन का रामायण और वाल्मीकि के रामायण, हालांकि ये जो कंबन का रामायण है वाल्मीकि के रामायण से ही इंस्पायर्ड है, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है, काफी कुछ अंतर है। ठीक है, तो कुलोत्तुंग तृतीय इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा। उसके बाद तो फिर चोल वंश का पतन का दौर शुरू हुआ। उसके बाद अगला राजा हुआ राज तृतीय। इस समय हम देखते हैं कि पांड्य, ये काफी फिर से उभर कर आता है। पांड्य जो दक्षिण में, वो फिर से शक्तिशाली हो जाता है। और इस समय सुंदर पांडे ने राजराज तृतीय को परास्त किया, और परास्त ही नहीं किया बल्कि इसको कारागृह में, है ना, इसको कैदी बना लिया, प्रिजनर बना लिया। किसने? सुंदर पांडे ने, पांड्य शासक। ये स्थिति हो गई चोलों की। और अंतिम चोल शासक
राजेंद्र तृतीय अंतिम चोल शासक। इसी के समय हम देखें तो दक्षिण भारत में इधर कल्याणी के चालुक्यों का स्थान होयसलों ने ले लिया, इधर वेंगी के चालुक्यों के जगह काकातीय शासकों ने ले लिया, काकातीय वारंगल क्षेत्र में। और इधर दक्षिण में पांड्य फिर से उभर आया। तो इस समय ये जो चोल राज्य था उसको कुछ एरिया इसने स्नैच कर लिया, कुछ एरिया इसने और कुछ एरिया इसने, और इस तरह से चोल राज्य का, चोल साम्राज्य का बंदर बांट कर लिया। किसने? होयसलों ने, काकातियों ने और फिर पांड्यों ने। और इस तरह से चोल वंश का अंत हो गया, खत्म चोल साम्राज्य की राजनीतिक इतिहास। अब हम लोग देखेंगे चोलों का प्रशासन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चोलों के शासन काल में देखें तो चोलों के शासन की एक मुख्य विशेषता है इसका स्थानीय स्वशासन, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। हम देखें तो हमारे देश में आज जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी इसी तरह की व्यवस्था, इसी प्रकार की विकसित प्रकार की व्यवस्था हम देखते हैं 10वीं शताब्दी में चोलों के शासन काल में इस तरह की व्यवस्था थी। और इसके बारे में हमें तो अभिलेखी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। तो हम स्थानीय स्वशासन पर किस प्रकार से वह व्यवस्था काम करती थी उसको हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए चोलों का जो शासन है इसमें राजा के लिए को शब्द का इस्तेमाल किया गया, राजा को बोलते थे। और मुख्य रूप से देखें तो ये राजा जो है ये अपने आप को देवता से कम नहीं समझते थे, है ना। अर्थात राजपद जो है वो दैवीय सिद्धांत पर आधारित था, देव पद मानते थे। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो मंदिर बनाए इन्होंने, उन मंदिरों में इन्होंने ही, चोलों ने ही राजाओं के भी, राजा और रानी की भी मूर्तियां स्थापित करने की प्रथा शुरुआत की। अर्थात गर्भगृह में मुख्य जो देवी देवता हैं और फिर इनकी भी मूर्तियां, राजाओं और रानियों की भी मूर्तियां इन्होंने ही स्थापित करना शुरू किया। तो ये अपने आप को देवता से कम नहीं समझते। चोल शासन काल में देखेंगे तो जो अधिकारी हैं उनके लिए अलग अलग शब्द का इस्तेमाल जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे सेरुंदीनम, पेरुंदीनम कौन है? ये बड़े अधिकारी, ए क्लास ऑफिसर। सेरुंदीनम ये छोटे अधिकारी, ठीक है, बड़े अधिकारी पेरुंदीनम, छोटे अधिकारी सिरुंदीनम। उडन कुट्टम ये भी सबसे बड़े अधिकारी वो कह सकते हैं, सबसे बड़े, मतलब एक तरह से सचिव स्तर के अधिकारी, उडन कुट्टम सबसे बड़े अधिकारी। साम्राज्य, चोल साम्राज्य देखें तो एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। साम्राज्य प्रांतों में बटे थे। हमें 6 प्रांत के बारे में जानकारी मिलती। प्रांतों को कहा गया यहां, प्रांत को मंडलम, प्रांत था मंडलम। फिर मंडलम से छोटी इकाई वलनाडु, वलनाडु से छोटी इकाई नाडु, और नाडु से छोटी इकाई है कुर्रम मुख्य रूप से देखें तो 50 गांवों का, लगभग 50 गांवों का समूह कुर्रम। फिर कुर्रम से बड़ा प्रशासनिक इकाई नाडु को आप ब्लॉक समझ सकते। फिर वलनाडु और फिर मंडलम प्रांत है, प्रांत से छोटा जिला समझ सकते हो इसको वलनाडु, और वलनाडु के बाद नाडु, और नाडु से छोटा कुर्रम मुख्य रूप से गांवों का समूह है कुर्रम, ठीक है। और सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम सभा, यह सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है जो कि स्वायत्त था, ऑटोनोमस था, जहां राजा का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता था। केवल राजा यहां से कर लेता था, और वो भी जब राजा कर निर्धारण भी राजा करेगा, लेकिन सभा के अनुमति से। इस तरह की स्वायत्तता थी, इस तरह का ऑटोनोमस था गांव में। मतलब राजा को अगर गांव में कुछ करना भी है तो सभा की अनुमति से ही करेगा। मतलब आज का हम देख सकते हैं जैसे पेशा कानून है, पंचायती एक्सटेंशन, उसी तरह का व्यवस्था यहाँ हम देखते हैं। तो उसी को हम लोग देखते हैं। जैसे ग्राम प्रशासन के बारे में जो हमें जानकारी है ना, ग्राम स्वशासन, इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है
कहाँ से मिलती है? चोल ग्राम स्वशासन, स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में कहाँ से? तो उत्तर मेरूर अभिलेख। यह अभिलेख किसके समय का है? किसके समय का हमने देखा? परांतक प्रथम, उसी के समय का है। यहाँ से उत्तर मेरूर क्या एक गांव है। किस तरह का गांव है? ब्रह्मदेही गांव। देखो गांव दो प्रकार के हैं, ब्रह्मदेही गांव जहाँ ब्राह्मण रहते थे, और बाकी एक दूसरा गांव होता था उर, जिसमें सभी लोग ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण सभी लोग रहते थे, वो हो गया उर, मतलब सामान्य गांव। और ब्रह्मदेही गांव जहाँ ब्राह्मणों का सिर्फ ब्राह्मण रहते थे। ठीक है, तो दो प्रकार के गांव। तो उत्तर मेरूर एक गांव था इस समय, और ये किस प्रकार का गांव है? तो ध्यान रखना है ब्रह्मदेही गांव है। यहां से हमें दो अभिलेख मिले हैं, एक तो 919 ईस्वी का अभिलेख है और एक 929 ईस्वी का अभिलेख। इस अभिलेख से हमें स्थानीय स्वशासन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जानकारी मिलती है, व्यवस्थित विस्तृत जानकारी मिलती है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। इससे हमें पता चलता है कि एक गांव वार्ड में डिवाइड था, जैसे आज भी होता है। इससे पता चलता है कि 30 वार्ड में यह डिवाइड था, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरे गांव भी 30 वार्ड में होगा। उत्तर मेरूर शिलालेख से पता चलता है कि इस गांव में 30 वार्ड था, तो जरूरी नहीं कि अन्य गांव में भी 30 वार्ड होगा। वो गांव के आकार प्रकार के आधार पर वार्ड कम ज्यादा भी हो सकता। ठीक है, सभा, ग्राम सभा है ना, इनकी ग्राम सभा या महासभा कहते थे, महासभा, सभा या महासभा, जिसके लिए शब्द का इस्तेमाल हुआ है पेरू गुड़ी, इसके लिए शब्द का इस्तेमाल। ठीक, और महासभा के सदस्य कौन होंगे? यही तो इनके सदस्य को बोलते थे, सदस्य के पेरियमक्कल। पेरुगुड़ी और पेरियमक्कल। पेरुगुड़ी क्या है? सभा या महासभा, और सभा के सदस्यों को पेरियमक्कल कहते। महासभा के सदस्य सभी वार्ड के निर्वाचित सदस्य। अब ये सदस्य कैसे बनते थे? तो इसके उत्तर मेरूर शिलालेख से पता चलता है कि इनका निर्वाचन होता था, चुनाव होता था, इलेक्शन होता था, निर्वाचन। एक बड़े से बर्तन में सभी उम्मीदवारों का ताम्रपत्र में, तालपत्र, जो पाम ट्री का जो लीफ होता है, पाम ट्री, तालपत्र में इनका नाम लिख दिया जाता था और उस बड़े से बर्तन में रख दिया जाता। फिर एक 5 साल का बच्चा, अबोध बच्चा, उस बर्तन का भी नाम मिलता है ना, कुडू वाले क्या है? वो बर्तन जिसमें ये सारे नाम, उम्मीदवारों का नाम उस बर्तन के अंदर रखा जाता, और फिर अबोध बच्चा उसमें से एक जनों का एक पत्र उठा और वो निर्वाचित। मतलब आज के बैलेट बॉक्स जैसा चुनाव होता था, बैलेट पेपर जैसा चुनाव होता था। आज के जैसा नहीं, लेकिन हाँ एक तरह से कह सकते हैं उस जमाने के हिसाब से कहें तो आज का बैलेट पत्र से इसकी तुलना है ना। तो इस तरह से चुनाव होते थे। ठीक, जो सदस्य चुन लिए गए वो 3 वर्ष के लिए महासभा के सदस्य होते थे, 3 वर्ष के। ठीक, अब यही सदस्य, महासभा के जो सदस्य हैं, वही सदस्य अब विभिन्न समितियों में रहकर गांव के विकास के लिए कार्य करेंगे। ये सदस्य अलग अलग समितियों में बटे होते थे। समिति को कहते थे वारियम। जैसे 30 सदस्य हैं तो 30 सदस्य ये समिति के सदस्य, अलग अलग समिति में ये सदस्य होते, तो सबको वरियम कहते थे। फिर ये अलग अलग समितियों में बटे होते थे, जैसे टोट्टा वरियम, एरी वरियम, पौनवा वरियम,
जैसे ये पौनवावरियम, ये क्या था, तो स्वर्ण समिति। एरीवरियम, ये जलाशय समिति, सिंचाई वगैरह का देखभाल। टोट्टावरियम, ये बाग गार्डन, बाग बगीचे, बाग, बाग लिख, बाग गार्डन, उपवन या उपवन लिख लो। तो इस तरह से ये अलग अलग बहुत सारी समितियों में बटे होते हैं, ये पूछा जाता है। तो एक समिति था न्यायात्तार, न्यायात्तार समिति, ये क्या काम करता है, नाम से ही पता चलता है, न्याय करता था। मतलब गांव के लोग ही, मतलब महासभा ही गांव के झगड़ों के निपटारा भी करते थे, गांव के विकास के लिए, जलाशय निर्माण के लिए, है ना, बाग बगीचे के लिए, सभी तरह की व्यवस्था की जिम्मेदारी, तक आपसी लड़ाई झगड़े भी वही निपटाते थे। राजा का और राजा के अधिकारी का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता था। केवल राजा के अधिकारी आते थे कर लेने के लिए, और वो भी कर कौन देगा, तो महासभा ही गांव के लोगों को इकट्ठा करके राजा के अधिकारी को देते। इसके अलावा राजा का उस गांव से कोई मतलब, गांव का शासन गांव के लोग ही करते, जैसे कि आज हम देखते हैं। आज तो हम देखते हैं सरकारों का बहुत हद तक हस्तक्षेप है ग्राम प्रशासन में। जो पेशा कानून है, पेशा एक्ट है, उसमें बहुत कम हस्तक्षेप, तो उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ हम देखते हैं। अब ये देखो कि जैसे उत्तर मेरू अभिलेख में हमें यह भी जानकारी मिलती है कि ये जो ग्राम सभा है, इसके सदस्य कौन बन सकते हैं, मतलब इनकी योग्यता के बारे में, योग्यता अयोग्यता कि कौन खड़ा हो सकता है चुनाव में और कौन खड़ा नहीं हो सकता है, ये भी विस्तार से। जैसे कौन योग्य होगा, तो पहले तो उम्र, इसी उम्र के लोग ही 35 से 70 वर्ष के बीच ही आयु होगी। आज हमारे यहाँ भी आयु है, लेकिन वो मिनिमम एज जो है वो फिक्स 21 साल है वार्ड पंच और लोकल बॉडी में इलेक्शन में फाइट करने के, और अपर एज भी है सब 70 साल। हमारे यहाँ आज अपर एज नहीं है, 80 साल 90 साल के भी व्यक्ति, तो 35 से 70 साल के बीच आयु होनी चाहिए। आपके पास कुछ भूमि होनी चाहिए, 1 से लेकर 1.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए, जिससे आप राजा को कर देते हो, मतलब कर देना होगा, ये भी एक योग, कर तभी देंगे ना जब आपके पास भूमि हो। दूसरा, आपके पास अपना घर होना चाहिए, है ना, किराएदार चुनाव में भाग नहीं ले सकता होगा शायद, तभी तो लिखा हुआ कि आपकी अपनी भूमि पर आपका घर होना चाहिए। किराएदार थे क्या उस टाइम, ठीक है, घर होना चाहिए उनके। और सबसे महत्वपूर्ण कि वैदिक मंत्रों का जानकार होना चाहिए, वैदिक मंत्रों का उच्चारण आप कर पाते हो, यही उस समय पढ़ा लिखा का क्राइटेरिया था, वो व्यवस्था थी उस टाइम। शिक्षित उन्हीं को माना जाता था जो वैदिक मंत्रों के जानकार हो, जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता। तो ये योग्यता ही थी। अयोग्यता क्या था, तो देखिए अयोग्यता कि आप अगर 3 वर्ष तक सदस्य रह गए हो, 3 वर्ष तक सदस्य रहे हो, तो अब अगला, अर्थात देखो 3 वर्ष तक सदस्य रह गए तो मतलब अब किसी और की बारी होगी। यह व्यवस्था बताता है कि सबको मौका मिलेगा। आज हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, एक बार जो सरपंच बन गए, एक बार जो प्रधान बन गए, वही मरते दम तक, अधिकतर ऐसा ही देखते हैं हम ना। तो इससे कहीं ना कहीं उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी जो दायित्व है, वो कहीं ना कहीं कम होता जाता है जितने बार वो इलेक्ट होकर आते हैं एक ही व्यक्ति। नहीं, ये गलत है। हमारे यहाँ भी प्रतिबंध लगाना चाहिए कि एक बार आप इलेक्ट हो गए, दूसरी बार आप इलेक्ट नहीं हो सकते। तो क्या होगा, अधिकतर लोगों को मौका मिलेगा, नए लोगों को मौका मिलेगा, नए लोग अच्छा काम करेंगे। हमारे करप्शन और है ना कि देखते हैं कि जो इलेक्टेड पर्सन है उनको कोई मतलब ही नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, वो इसलिए होता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है हमें कि उनको हमने जबरदस्ती जीता है। ठीक, तो ऐसे लोगों को तो नहीं बनना चाहिए। ऐसे लोग कौन होते हैं जो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, पर भी सरकार को ध्यान रखें। जैसे यहाँ था 3 वर्ष तक अगर आप सदस्य रह गए हो तो आप, ठीक है, हाँ 3 वर्ष तक सदस्य, ठीक है, चुनकर आए तो 3 वर्ष तक ही रहेंगे। लेकिन जो समितियां होती थी ना, समितियां, इसमें सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता था। ठीक है, समितियों में सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का, लेकिन जो महासभा के लिए सदस्य चुने गए हैं आप, वो 3 साल के लिए चुने गए हैं।
तो 3 साल के बाद अगर आप वापस चुनाव लड़ना चाहते हैं तो नहीं लड़ सकते, ये अयोग्यता है। ठीक है। दूसरा है कि भाई आप है ना हिसाब किताब है ना नहीं दे रहे हो, आपको खर्च करने के लिए अमानत दिया गया, वो अमानत आपने खर्च किया नहीं किया, इसका अगर आपने हिसाब किताब नहीं दिया तो आप अगली बार के लिए अयोग्य हो जाओगे, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई दायित्व नाम का चीज, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। खर्च करो बस, कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया, तो जानने वाला, उसको बताने वाला कोई नहीं है। करप्शन, भ्रष्टाचार है। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ ऑफिस का जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है हमारा, प्रधानमंत्री केयर फंड, उस पर किसी ने आरटीआई लगाया कि भाई हमें बताओ कि आपको कितना मिला और कहां कहां खर्च किया। तो इस पर आरटीआई ने सूचना देने से, है ना, आरटीआई के तहत सूचना देने से सीआईसी ने मना कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं भाई ये तो निजता का मामला है, प्राइवेसी का मामला है, इस आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचना देने का नहीं बनता, आप सूचना पाने का अधिकार नहीं है। अर्थात प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वो प्राइवेसी, निजता का, वो निजता कब से हो गया, वो प्राइवेसी कब से हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बताता है कि इससे हम करप्शन को, भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे हैं हम, ये गलत है, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। देखो इस समय, आज से 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं, इस समय कहता है कि जो भी उम्मीदवार चयनित है ना समिति के सदस्य अगर हिसाब किताब नहीं देता है तो वो अयोग्य होगा, वो फिर चुनाव में कभी भाग नहीं ले सकता। आज हम इतनी विकसित प्रकार की व्यवस्था में, तब भी आज हम तो हमारे यहाँ इस तरह का जिम्मेदारी, इस तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं। ठीक। इसके अलावा चोरी करने, अगर चोरी करते हो, पकड़े गए हो आप, चोरी करते हो आप, तो या फिर कोई पाप कार्य है ना, कोई पाप कार्य किया है, किसी की हत्या की, ब्राह्मणों की हत्या किया, तो आप अयोग्य हो जाओगे, ये अयोग्यता है। तो इतनी इसमें सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं, अर्थात इसमें किसी भी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं दिखता। इसके तहत सभी उस गांव के सभी लोगों को, सभी निवासियों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है, क्योंकि 3 साल के बाद आप अगले नहीं बन सकते, हिसाब किताब का व्यय भी देना होगा, अर्थात आप घोटाला नहीं कर सकते हो। तो बहुत ही विकसित प्रकार की यह व्यवस्था थी। देखो कब की है ये, बहुत पहले की है, देखो है ना, इस समय यह व्यवस्था थी, इस समय के अभिलेख से हमें ये मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय इस तरह की व्यवस्था थी, एक दायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी भरा ये पद था। आज क्यों नहीं है, आज हमारे यहाँ नहीं है इस तरह की व्यवस्था, तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। ठीक है। तो ये चोल प्रशासन से संबंधित है ना बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था, ग्राम स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से तो है ही, लेकिन आज से हम तुलना करें तो हम समझ सकते हैं कि आज हम 1000 साल बाद भी क्या हम उस व्यवस्था को अपना पाए। आज तो हमें इससे भी बेहतर विकसित प्रकार की व्यवस्था में होना चाहिए था, लेकिन क्या है आज, नहीं। अभी देखेंगे जब लोकल बॉडी का चुनाव होगा, कितने हिंसा फैलती है, किस तरह के पैसे और चीजों का। ठीक है। तो ये हो गया चोल प्रशासन। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि चोल काल में द्रविड़ शैली, मंदिर बने द्रविड़ शैली, और वो शैली में, उस शैली में जो मंदिर बने वो द्रविड़ शैली का एक तरह से चरम था, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया द्रविड़ शैली को, किसने, चोलों ने। ठीक है। तो चोल काल के मंदिरों के बारे में अब हम देखते हैं।